हम लोग पिछली क्लासों में देख चुके हैं गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, भारत की महत्वपूर्ण उत्तर भारत की महत्वपूर्ण 3 नदी तंत्र हैं, जिसमें एक है गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, दूसरे नंबर पे है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तीसरे पे है सिंध नदी तंत्र। तो हम लोग सिंध नदी और गंगा नदी ये 2 नदी तंत्र पढ़ चुके हैं। ठीक है, सिंध नदी और गंगा नदी तंत्र 2 नदी तंत्र पढ़ चुके हैं। अब रह गया है कौन सा नदी तंत्र? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र रह गया है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आज हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये चीन के तिब्बत प्रांत से मानसरोवर झील के नज़दीक से निकलती है। ठीक है, और जहाँ पे निकलती है उसका नाम है चेमा युंगडुंग। ये बहुत बढ़िया सा नाम एक है, चेमा युंगडुंग। चेमा युंगडुंग एक ग्लेशियर है, वहीं से निकलती है। ग्लेशियर का मतलब कि उसके क्या बोलते हैं, बर्फ़ के पर्वत, ये होते हैं ग्लेशियर। तो ये चेमा युंगडुंग है, इसी के ये ग्लेशियर है, इसी ग्लेशियर के पास से निकलती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी का चीन में सांगपो नदी नाम है। ठीक है, और उसके बाद जब ये आगे बढ़ती हुई यहाँ से निकलती है। अब देखिए, इसकी ऊंचाई जो है चेमायुंगडुंग की समुद्र तल से ऊंचाई है 5300 मीटर। ठीक है, 5300 मीटर। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई है यहाँ पे। उसके बाद ये तिब्बत से निकलती है। अब देखिए, ये इसमें जो ये सांगपो नदी है, मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी, ये जहाँ से निकलती है, यहाँ पे इस जगह पे इस नदी का नाम देखिए, यहाँ पे एक मिनट। देखिए, यहाँ पे हिमालय की 2 श्रेणियाँ हैं। एक तो है ट्रांस हिमालय, दूसरा है ग्रेट हिमालय। पिछले हिमालय वाले क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, इसको जो ना देखा हो जाके देख सकता है। ठीक है, देखिए, ऊपर है ट्रांस हिमालय और नीचे है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय 2 श्रेणियां हैं। तो देखिए, इन्हीं के दोनों के बीच से ये नदी बह रही है। ठीक है, सांगपो नदी। ठीक है, जिसको भारत में आने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ गया है। ये ऊपर है ट्रांस हिमालय और नीचे है महान हिमालय या तो ग्रेट हिमालय। इन्हीं दोनों पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती हुई ये यहाँ पे जब आती है भारत के अरुणाचल प्रदेश के पास, तो अरुणाचल प्रदेश में जब ये इंटर करती है, घुसती है, तो वहाँ पे यू आकृति का आकार का ये आकृति बना लेती है। ठीक है, जब यहाँ पे यू आकृति बन के फिर असम में घुसती है। असम में जहाँ पे घुसती है यू आकृति बनता है, वहाँ उस जगह का नाम है नामचा बरवा शिखर। ठीक है, नामचा बरवा शिखर के पास से ये घुसती है, नामचा बरवा। ठीक है, ये नामचा बरवा के पास में घुसती है और उसके बाद यहाँ पे गहरे गार्ज का निर्माण करती हुई ये यू आकृति में बन के ये असम में अरुणाचल प्रदेश में घुसती है। ठीक है, और ये गार्ज क्या होता है? ये जो सिल्क मिट्टी होता है, सिल्ट वाला पूरा हिस्सा होता है, सिल्ट के जैसे होता है मिट्टी, कुल मिला के मिट्टी का ढेर। ठीक है, वही होता है गार्ज। और गार्ज का बहुत ज़्यादा लेके आती है और इसके मार्ग में गार्ज इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये अपना दिशा भी परिवर्तन करती रहती है। ठीक है, नामचा बरवा के जगह से ये घुसती है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जब ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम में जाती है, तो असम में ये नदी सबसे बड़ा एक द्वीप का निर्माण करती है, जिसका नाम है मांजुली द्वीप। ठीक है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी पर बना हुआ द्वीप है।
ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी पे बना हुआ नदी के द्वारा बना हुआ द्वीप कौन सा है, तो वो है मांजुली द्वीप। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बना हुआ सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब ये मांजुली द्वीप से होते हुए उसको पार करती हुई ये असम से होते हुई ये वहाँ से जब ये असम से गुजरती है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिल्ट से होने के कारण ये बार बार अपना रास्ता बदल देती है और असम में अनेक धाराओं में ये अनेक धाराओं से निकलती है, इसलिए यहाँ पे ये गुम्फित क्षेत्र से बहती हुई नजर आती है। गुम्फित क्षेत्र का मतलब ये कि यहाँ से जब ये अनेक छोटी छोटी धाराओं से निकलती है, वो पर्वत श्रेणियाँ हैं यहाँ पे इतना ज़्यादा कि पता नहीं चलता है, और ये बिखर जाती है छोटी छोटी धाराओं से होती हुई, और तब आगे जाके यहाँ पे एक हो जाती है। ठीक है, एक नदी एक रूप में होके तब ये आगे बढ़ती है। उसके बाद देखिए, जब यहाँ से आगे बढ़ी तो आगे बढ़ने के बाद ये असम घाटी में बहते हुए ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में असम घाटी से बह के फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए, इसको इसको एक और मानचित्र है, उसमें हम दिखा देते हैं कि इसको बांग्लादेश में क्या बोला जाता है और बांग्लादेश के आगे इसको अगले में क्या बोला जाता है। देखिए, ये आई यहाँ से, ये रहा हम अपना पड़ोसी देश बांग्लादेश। ठीक है, देखिए, ये बांग्लादेश में जब इंटर करती है, ये रहा बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ से ऐसे है। अब देखिए, ये बांग्लादेश पड़ोसी देश है। अब ये पड़ोसी देश जब यहाँ पे आता है, ये नदी जो है, ये ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसका नाम जमुना पड़ जाता है। ठीक है, बांग्लादेशी इसको जमुना के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद एक गंगा नदी है, अपनी भारत की जो सबसे पवित्र और सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। जब ये यहाँ से आती है गंगा नदी, तो इसका जो मेन धारा है ये है, और एक हुगली नदी है, इसी की वितरिका नदी है, जो कि बंगाल से होते हुए पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये नदी जो मेन धारा है इसकी, ये आती है, तो इसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को पुकारते हैं, और ये पद्मा के नाम से गंगा नदी को पुकारते हैं। अब देखिए, जो पद्मा नदी है मतलब गंगा नदी, और जमुना नदी मतलब ब्रह्मपुत्र नदी, दोनों का संगम यहाँ पे होता है। उसके बाद ये आगे जब बढ़ती हैं, तो जब ये दोनों आगे बढ़ती हैं तो इसको क्या बोला जाता है, मेघना। ठीक है, मेघना। मेघना नाम से ये बंगाल की खाड़ी में एक डेल्टा का निर्माण करती है। और डेल्टा हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया है कि डेल्टा और ज्वार नदमुख क्या होता है। जो बंगाल की खाड़ी में जितनी नदियाँ गिरती हैं वो सब डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा मतलब त्रिभुजाकार आकृति, और ज्वार नदमुख का मतलब एक ही जगह पे गिर जाना और गहरे गार्ज का निर्माण कर देना, ये होता है ज्वार नदमुख। तो ये जो पूरब की साइड गिरती हैं ये डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो पश्चिम की साइड नदियाँ गिरती हैं वो इस चीज़ का निर्माण करते हैं, जिसको ज्वार नदमुख बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरब और पश्चिम की दिशाओं वाली नदियाँ हो गई। देखिए, मेघना के नाम से जानी जाती है जब ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिल जाती हैं, मतलब पद्मा और जमुना मिल जाती हैं, तो ये नाम मेघना के नाम से जानी जाती है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, ये आप लोग जानते रहिएगा कि इसको बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ रहता है, ये दोनों नदियों के संगम के बाद जब ये नदी बांग्लादेश में से होते हुए यहाँ पे डेल्टा का निर्माण कर देती है, तो उसी डेल्टा को बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, अब देखिए, सुंदरवन का डेल्टा ये इस जगह बन गया। अब देखिए, सुंदरवन का डेल्टा जो बन गया ये बंगाल की खाड़ी में के पास में है, तो बंगाल की खाड़ी में है। और सुंदरवन के डेल्टा का नाम सुंदरवन कैसे पड़ा, इसका भी एक बहुत ही बढ़िया बढ़िया किस्सा है कि वहाँ पे एक पेड़ है जिसको सुंदरी नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, सुंदरी नाम के वृक्ष के कारण उस जगह पे
उस जगह के नाम को सुंदरवन का डेल्टा रख दिया गया है। सुंदरी नाम का वृक्ष सुंदरवन के डेल्टा में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, उगता है, इस वजह से उसका नाम सुंदरवन का डेल्टा हो गया। अब देखिए, ये तो हो गई ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी का संगम, कुल मिला के ब्रह्मपुत्र नदी का पूरा रास्ता। अब इसको, ये नदी की पूरी लंबाई जो है ये 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रही है, 2900 किलोमीटर। और जो तिब्बत में है, तिब्बत का मतलब जो चीन वाले एरिया में है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है 1625 किलोमीटर। 1625 किलोमीटर ये है तिब्बत में। और भारत में इसकी लंबाई, भारत में 916 किलोमीटर है। ठीक है, भारत में 916 किलोमीटर है। और बांग्लादेश में इसकी लंबाई है 360 किलोमीटर। ये जरूर याद रखिएगा। ये भारत वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत वाला कितना है? 916 किलोमीटर। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 916 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए इसकी सहायक नदियों के विषय में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। सहायक नदियाँ, अब देखिए सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। एक है दिहांग, दूसरी है दिबांग, तीसरी है लोहित, जो कि असम, अरुणाचल प्रदेश में मिलती हैं। दिबांग, दिहांग, लोहित। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सुबनसिरी, कामेंग और धनसिरी। एक है बराक नदी, जो कि आके मिलती है यहाँ पे बांग्लादेश में। और देखिए एक है सुरमा नदी। और ये देखिए तीनों पहाड़ी हैं, गारो, खासी, जैंतिया। ये नदी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। गारो, खासी, जैंतिया ये तीनों पर्वत श्रेणी हैं। ठीक है, पर्वत हैं। अब देखिए उसके बाद ये नदियाँ हो गई कहाँ, 1 2 3, दिहांग, दिबांग, लोहित और बराक और सुरमा। उसके बाद देखिए तीस्ता नदी, जो कि इस राज्य से, अपने भारत से होते हुए, मतलब कि चीन से निकलती है, जेमू ग्लेशियर से। और चोलामू लेक के पास से ये निकलती है। और सिक्किम राज्य में, सिक्किम राज्य से होती हुई ये बांग्लादेश में घुसती है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत एरिया उसका पश्चिम बंगाल का भी पड़ता है। बांग्लादेश में जब घुसती है तो बांग्लादेश में तीस्ता नदी यहाँ पे जमुना से मिल जाती है। जमुना का कहने का मतलब ब्रह्मपुत्र नदी से तीस्ता नदी भी मिलती है। ठीक है, तो इतनी नदियों का ये बीच में इतनी नदियाँ सहायक नदियाँ हैं। देखिए 3 नदियाँ और हैं, मानस, सेंटर, संडाक और गलगाक। ये 3-4 नदियाँ और हैं। तो इसकी काफ़ी सहायक नदियाँ हैं, जिनमें से ये दिहांग, दिबांग और लोहित नदियाँ और बराक नदी और इधर से तीस्ता नदी, ये 4-5 नदियाँ मेन नदियाँ हैं। ठीक है, जो कि इसको सबसे ज़्यादा पानी देती हैं। और देखिए इस नदी को असम का शोक भी बोला जाता है। ठीक है, असम का शोक, ये किस नदी को बोला जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक भी बोला जाता है। तो ये हो गई असम की, मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी की सारी बातें। ठीक है, अब इसमें से लगभग सभी बातें हो गई, जिसमें से बता दिया गया कि ऊंचाई कितना है, 5300 मीटर, 50×3 5300 मीटर। और टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर। ठीक है, भारत में लंबाई 916 किलोमीटर और बांग्लादेश में लंबाई 360 किलोमीटर। ठीक है, और तिब्बत में लंबाई, मतलब चीन में लंबाई जो है 1625 किलोमीटर। 1625 किलोमीटर। ये तो हो गई ब्रह्मपुत्र नदी की बात। अब हम लोग अगली क्लास में नदी तंत्र, तो उत्तर भारत का नदी तंत्र समाप्त हो गया। हम लोग पढ़ लिए हैं सिंध नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। तीनों नदी तंत्र पढ़ लिए, तीनों नदियों की सहायक नदियों को पढ़ लिए हैं। अब रह गया है दक्षिण भारत की नदियाँ। ठीक है, जैसे दक्षिण भारत की नदियाँ में गोदावरी नदी और
उधर दक्षिण भारत की गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, ये सारी नदियां हैं जो कि दक्षिण भारत की नदियां हैं। अब अगली क्लास में हम लोग दक्षिण भारत की नदियों के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।